नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी और आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल के तत्व। जैसा कि मैंने आपको कल विडाल लीला ब्लाश के तत्वों के बारे में बताया था, मानव भूगोल के तत्वों के बारे में बताया था। आज मैं आपको और अन्य विद्वानों के द्वारा जो मानव भूगोल के तथ्य या तत्व बताए गए हैं उनके बारे में बताऊंगी। मानव ने विज्ञान एवं प्राविधिक के क्षेत्र में विकास करके वातावरण के साथ अपने संबंधों को बदला। प्राचीन काल में मानव प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित था, लेकिन धीरे धीरे वह प्रकृति से स्वतंत्र होकर के प्रकृति को प्रभावित करने लगा। प्रारंभ में उसके क्रियान्वयन भोजन संग्रह, शिकार करना, पशुपालन, कृषि तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आवश्यकताओं को बदला व नवीन आवश्यकताओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन, संस्कार, धर्म, संस्कृति इत्यादि का उदय हुआ। इस प्रकृति ने विद्यमान प्राकृतिक तत्वों के उपयोग द्वारा अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म दिया। इस सभी को मानव भूगोल के तथ्य या तत्व कहा जाता है। जीन ब्रुंश के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, जैसा कि जीन्स ब्रुंश ने कहा कि जीन्स ब्रुंश के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य है। ब्रुंश ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए सर्वप्रथम दो आधारों पर बल दिया। पहला, सभ्यता के विकास पे। जीन ब्रुंश ने इसे 4 उपभागों में विभाजित किया। प्रथम, प्रमुख आवश्यकता। दूसरा, भूमि का शोषण। तीसरा, सामाजिक भूगोल। चौथा, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। और दूसरा उनका जो आधार था विभाजन का, वो था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पे। तो सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पे उन्होंने 3 उप विभागों में इसको बांटा। भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु व वनस्पति जगत पर मानव की विजय और मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजित किया। उनमें से जो प्रथम प्रमुख आवश्यकता में उन्होंने मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता में भूमि, वायु, जल, भोजन, निवास स्थान आदि की गणना की। इसमें सबसे पहले जो प्रथम आवश्यकता में उन्होंने रखा था वो था प्रमुख जीवन की आवश्यकताएं जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, भूमि का शोषण। मानव अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। मनुष्य को कभी भी अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतोष नहीं होता, बल्कि वह निरंतर ही प्रयासरत रहता है और जुटा रहता है। मानव इस प्रयास में रहता है कि वो लगातार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। मानव भूमि का शोषण व्यावसायिक दृष्टि से करता है। कृषि उत्पादन, पशुपालन, खनन आदि के द्वारा भूमि का शोषण करता है। ये ऐसे तथ्य हैं जो कि पहले से भिन्न हैं, इसलिए ब्रुंश ने इसे एक अलग श्रेणी के अंदर ही रखा है और इसे भूमि का शोषण का नाम दिया, जो यही पृथ्वी के शोषण का भूगोल कहलाता है। इसके बाद में है सामाजिक व आर्थिक भूगोल। तीसरा बिंदु उन्होंने जो रखा मानव भूगोल के तथ्य का, वो है सामाजिक आर्थिक भूगोल। मानव सर्वप्रथम समूह में रहता था। ब्रुंश ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि सामाजिक जीवन तथा उसके सांस्कृतिक विकास के कारण उसकी अपनी आर्थिक क्रियाओं में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप वह एक सामाजिक प्राणी माना जाने लगा। प्राकृतिक पर्यावरण में उत्पन्न वस्तुओं को मनुष्य ने एकत्रित किया, उसी पर्यावरण से अनेक वस्तुओं को उत्पादित किया और विनिमय और विक्रय के साथ में बाजार को जन्म दिया। तो इस प्रकार से मनुष्य ने अपनी क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक भूगोल को जन्म दिया। मानव केवल पृथ्वी से उत्पन्न वस्तुओं का वितरण करने को ही बाध्य नहीं होता, बल्कि वह उसके उत्पादन की दशाओं को, श्रम विभाजन तथा भूमि के विभाजन को भी नियमित करता है। तो इस प्रकार मनुष्य अनेक आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है या संपादित करता है और इसके साथ साथ मनुष्य
के जो आर्थिक और सामाजिक नियमों का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने सामूहिक संगठन बनाए और इस संगठन के माध्यम से सामाजिक भूगोल की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उसने भूमि का शोषण किया, उत्पादन में वृद्धि की, मानव अधिवासों को बनाना शुरू किया। इस प्रकार नगर और शहर अस्तित्व में आए, मानव के सामाजिक रीति रिवाज और संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ब्रोंच ने मानव भूगोल के तीसरे तत्व में आर्थिक और सामाजिक भूगोल को रखा। चौथा है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न समूहों, संगठनों और प्रदेशों में राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। अतः मानव अपनी बुद्धि, आविष्कार, दूरदर्शिता के फलस्वरूप राजनीतिक गठबंधों द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भौतिक दशाओं का इन पर केवल परोक्ष प्रभाव ही पड़ता है। पर्यावरण की जितनी भी दशाएं हैं उनका राजनीति पर परोक्ष प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें अपने विकास क्षेत्रों को अलग अलग समूहों में बांटकर कृत्रिम सीमाओं में निश्चित कर दिया है। इससे मानव की अधिकार भावना में वृद्धि हुई है। उसने देश, राज्य और राष्ट्रों का निर्माण किया, अपनी रक्षा के लिए सैनिक कार्य प्रारंभ किए। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम सीमाएं तथा देश सीमा तक ही सीमित है। एक दूसरे देशों में निर्भरता उत्पन्न हुई, जिससे कि व्यापार और व्यावसायिक संबंध बने एक देश से दूसरे देश के बीच में। इसलिए देशों को अपनी नीति कानून बनाने के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर प्राकृतिक दशाओं का भी उनके प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक दशाएं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध सदैव एक समान नहीं होते। मानव की उत्तरोत्तर उन्नति होने के फलस्वरूप वह वातावरण की दासता से स्वतंत्र होने लगा। जिस प्रकार से मनुष्य लगातार उन्नति करने लगा, तो उसने धीरे धीरे वह प्रकृति का दास ही नहीं रहा। उसने धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ समायोजन प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उसने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया और वह प्रकृति की दासता से मुक्त होने लगा। आज सांस्कृतिक प्रगति और मानवीय बुद्धि, कौशल व चातुर्य के कारण ही मानव का प्रमुख प्राकृतिक परिस्थितियों पर प्रभाव बढ़ गया है। इसके साथ क्रियाएं भी बढ़ गई हैं। इस परिवर्तन की क्रियाओं का एक नियमबद्ध इतिहास है। मानव भूगोल के इस तथ्य को राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से जीन ब्रोंच के द्वारा ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल को भी मानव के तत्व के रूप में, मानव भूगोल के चौथे तत्व के रूप में रखा गया है। उनका जो दूसरा आधार था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, जीन ब्रोंच ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख और 6 उपविभागों में विभाजित किया। पहला, भूमि का अनुत्पादक उपयोग। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न सड़क मार्गों और मकानों को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति और निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण करते हैं। सड़कों के अंतर्गत कच्ची या पक्की दोनों प्रकार की सड़कों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव भूमि का अनुत्पादक उपयोग कर रहा है, केवल मकान और सड़क बना करके उन्हें किसी भी प्रकार का उत्पादन उससे नहीं हो रहा। दूसरा, वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय। इस तथ्य के अंतर्गत ब्रोंच ने कृषि और पशुपालन 2 विभागों का समावेश किया। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरित कृषि से लेकर के वर्तमान की आधुनिक मशीनी कृषि तक का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय पठारी भागों में सीढ़ीनुमा कृषि, उत्तर के मैदानों में कृषि यंत्रों द्वारा कृषि, मानसूनी प्रदेशों में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि करता है तथा अलग अलग क्षेत्रों में अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग पशुओं को पालता है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में
रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर और कुत्ते तथा घास वाले क्षेत्रों में भेड़, बकरी, गाय इत्यादि पशु पाले जाते हैं। तो मनुष्य प्रकृति की जलवायु के अनुरूप जलवायु के अनुरूप कृषि करता है और पशुपालन करता है। तीसरा इसका जो बिंदु है वो है भूमि का विनाशकारी उपयोग। मानव ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य भूमि का शोषण करके या भूमि में से खनन कार्य करके खनिजों का अंधाधुंध या विनाशकारी उपयोग उसने किया है। खनन कार्य में मनुष्य खनिजों को प्राप्त करके खदानों को विभिन्न प्रकार से उन्होंने दोहन को बढ़ाया है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगातार भूमि को तोड़ करके उसने खदानों का निर्माण किया और इस प्रकार ये भूमि का उसने विनाशकारी उपयोग किया है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने ब्रोंश के द्वारा जो मानव भूगोल के तथ्य थे या तत्व थे उसके बारे में अध्ययन किया। कल हम हंटिंगटन के द्वारा मानव भूगोल के जो तथ्य हैं या तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।